हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इस समय राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां पढ़ा रहा हूं और राष्ट्र निर्माण के चुनौतियों की इस कड़ी में आज मैं आपको भ्रष्टाचार के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपके राजनीति विज्ञान का पेपर पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, भारत में राजनीतिक प्रक्रिया का 7th यूनिट है, 7वां इकाई है। तो आज मैं आप लोगों को भ्रष्टाचार क्या है, भ्रष्टाचार का अर्थ क्या है, भ्रष्टाचार क्यों होता है, भ्रष्टाचार के कारण क्या हैं, भ्रष्टाचार के दुष्परिणाम क्या हैं और भ्रष्टाचार को दूर करने के क्या उपाय हैं, इन सब से अवगत कराऊंगा। तो आइए चलते हैं भ्रष्टाचार की तरफ। भ्रष्टाचार होता क्या है? जैसा कि हम सभी लोग अपने रोजमर्रा के कार्यों में व्यस्त रहते हैं और इस व्यस्त रहते हुए हमें शासन प्रशासन में कोई न कोई काम पड़ता रहता है। हम अक्सर ऑफिसों में जाते हैं, सरकारी ऑफिसों में जाते हैं या सरकारी विभागों में जाते हैं। विभागों में जाते हैं तो हमें कुछ न कुछ काम पड़ता रहता है और जब काम पड़ता रहता है तो ये जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, बिना कुछ लिए कोई कार्य को करते नहीं है, कोई कार्य को संपादित नहीं करते हैं, यानी कि बिना पैसे लिए कोई कार्य करते नहीं है। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। हर क्षेत्रों में, हर विभागों में भ्रष्टाचार को देखा जा सकता है। हम भ्रष्टाचार को हर विभागों में देख सकते हैं, हर क्षेत्रों में देख सकते हैं। केंद्रीय सरकार में, राज्य सरकार में, जिला स्तर पर या पंचायती राज व्यवस्था में भ्रष्टाचार को हम देख सकते हैं। भ्रष्टाचार किसी से छुपा नहीं है, सभी लोग भ्रष्टाचार को जानते हैं कि भ्रष्टाचार क्या होता है, कैसे होता है और किन किन विभागों में होता है। सारे विभागों में भ्रष्टाचार होता है। तो जब सारे विभागों में अधिकांश, यानी कि अधिकांश विभागों में भ्रष्टाचार होता है तो यह भ्रष्टाचार क्या होता है? भ्रष्टाचार है क्या? ये जो भ्रष्टाचार है यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, भ्रष्ट धन आचार। आचार व्यवहार जिसको हम कहते हैं आचार व्यवहार, यानी कि आचार का मतलब क्या होता है? आचरण, भ्रष्ट आचरण। कोई भी व्यक्ति शासन प्रशासन में भ्रष्ट आचरणों का प्रयोग करता है तो उसको हम भ्रष्टाचार कहते हैं। भ्रष्ट आचरण क्या है? जैसे रिश्वतखोरी, उपहार लेना, लोगों के काम को लटकाना, यानी कि लोगों के कार्यों में विलंब करना और बिना कुछ लिए दिए कार्यों को नहीं करना, कार्यों को संपादित नहीं करना या कार्यों को समाप्त नहीं करना है। तो हम देखते हैं कि शासन में, प्रशासन में भ्रष्टाचार जैसी गंभीर समस्या विद्यमान हो गई है। यह राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्रीय हित के लिए एक चुनौती का कार्य करती है। यानी कि जब तक भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं किया जा सकता तब तक देश में सुशासन को स्थापित नहीं किया जा सकता है, सुशासन को स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो भ्रष्टाचार जो होता है वह भ्रष्ट आचरणों का प्रयोग होता है, अनैतिक आचरणों का प्रयोग होता है, या फिर धन उगाही हम इसको कह सकते हैं कि अनैतिक साधनों से धन को एकत्र करना। ये सब भ्रष्टाचार के श्रेणी में आते हैं, भ्रष्टाचार की श्रेणी में आते हैं। आइए हम देखते हैं भ्रष्टाचार की परिभाषा कुछ विद्वानों के द्वारा दी गई है, उन परिभाषाओं से अवगत होते हैं। हम पहली परिभाषा डॉक्टर संपूर्णानंद की देखते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। डॉक्टर संपूर्णानंद का कहना है कि प्रशासकीय कार्यों के संपादन में एक के द्वारा दूसरे को धन देना ही भ्रष्टाचार नहीं है, वरन अनैतिक कार्यों को छूट देना भी भ्रष्टाचार है। यानी केवल धन को ही भ्रष्टाचार की श्रेणी में हम नहीं रख सकते हैं, बल्कि अनैतिक कार्यों के लिए छूट प्रदान करना भी भ्रष्टाचार है। हम देखते हैं अपनी आंखों से कि भ्रष्टाचार हो रहा है, विविध धन उगाही हो रही है, अनैतिक कार्य किए जा रहे हैं। तो ऐसे में हम जो देखते हैं अपनी आंखों से उसको रोकना भी भ्रष्टाचार है। यानी कि यदि हम गलत कार्यों को नहीं रोकते हैं तो हम भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आते हैं। ऐसा किसका कहना है? डॉक्टर संपूर्णानंद का कहना है। दूसरी परिभाषा हम देखते हैं डेविड एच बेली का। डेवी एच बेली का
डेविड एच बेली का दूसरी परिभाषा हम देखते हैं। डेविड एच बेली कहते हैं कि भ्रष्टाचार एक सामान्य शब्दावली है। भ्रष्टाचार क्या है? एक सामान्य शब्दावली है जिसमें अपने व्यक्तिगत लाभ के विचार के परिणाम स्वरूप सत्ता का दुरुपयोग भी आता है। यह जरूरी नहीं है कि केवल धन का ही प्रयोग हो, यानी कि जब हम सत्ता का दुरुपयोग करते हैं तो वह भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। केवल धन लेना या धन देना ही भ्रष्टाचार नहीं है। जे.एस. नाई का कहना है, जे.एस. नाई का कहना है कि ऐसा व्यवहार जो एक सार्वजनिक भूमिका के औपचारिक कर्तव्यों से जब आदमी बंधा होता है, जब सार्वजनिक भूमिका के औपचारिक कर्तव्यों से बना होता है, तो वह निजी आर्थिक लाभ के लिए या स्तरीय लाभ के लिए विचलित हो जाता है, अपने कर्तव्यों से विचलित हो जाता है, अपने दायित्वों से विचलित हो जाता है, या कुछ प्रकार के निजी प्रभावों से प्रभावित होकर वह नियमों का उल्लंघन करने लगता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? भ्रष्टाचार कहते हैं। उस कृत्य को भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखा जा सकता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार भ्रष्टाचार क्या है? रिश्वत अथवा अवैधानिक और अनुपयुक्त साधनों से गलत या अनैतिक कार्य की ओर उन्मुख होना तथा सही और नैतिक कार्य से विरक्त होना ही भ्रष्टाचार, यानी कि सही और नैतिक कार्य से विरक्त होना ही भ्रष्टाचार होता है। भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड के धारा 161 के अनुसार, यानी कि धारा आईपीसी की धारा 161 के अनुसार भारतीय दंड संहिता में भ्रष्टाचार की परिभाषा दी गई है। भ्रष्टाचार को अभिव्यक्त किया गया है कि भ्रष्टाचार है क्या, धारा 161 में बताया गया है। धारा 161 में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रशासकीय कर्मचारी होते हुए या होने की आशा में अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कानूनी पारिश्रमिक से अधिक कोई घूस लेता है या स्वीकार करता है या लेने के लिए तैयार हो जाता है या लेने का प्रयत्न करता है अथवा किसी काम को करने के लिए या न करने के लिए उपहार के रूप में अथवा अपने प्रशासकीय कार्य को करने में किसी भी व्यक्ति के प्रति पक्षपात करता है या उपेक्षा करने का प्रयास करता है, केंद्रीय या राज्य सरकार अथवा संसद या विधानमंडल के संदर्भ में करता है, तो उसे 3 वर्ष तक के कारावास का दंड या जुर्माने दिए जा सकते हैं या दोनों दिए जा सकते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो कि प्रशासकीय पदों पर है, यानी कि प्रशासकीय कर्मचारी है, वह प्रशासकीय कर्मचारी होते हुए भी पद का दुरुपयोग करता है या अपने लोगों को लाभ पहुंचाता है या किसी भी व्यक्ति के कार्यों को नहीं करता है या लेन देन का प्रयास करता है, तो ऐसी स्थिति में आईपीसी की धारा 161 के अनुसार उसको 3 वर्ष के कारावास का प्रावधान है या फिर जुर्माने का प्रावधान है अथवा दोनों का प्रावधान है। तो इस तरह से हमने विभिन्न परिभाषाओं को देखा। डॉक्टर संपूर्णानंद, डेविड एच बेली, जे.एस. नाई, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार, आईपीसी धारा 161 के अनुसार, इन सभी से यह परिभाषित होता है कि जो भ्रष्टाचार होता है वह क्या होता है? जो भ्रष्टाचार होता है वह सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग होता है। सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग, सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। जैसे कि जब सरकार किसी भी कार्यों के लिए फंड ऐलान करती है, कोष अनुदान देती है सार्वजनिक कार्यों को करने के लिए, तो उस संपत्ति का, यानी कि जो वह फंड होता है सरकार के द्वारा जो अनुदान दिया जाता है, उसका दुरुपयोग भी भ्रष्टाचार होता है। उसको लोग अनैतिक कार्यों में करते हैं, यानी कि 10 पैसे का कार्य करते हैं और सरकार को 1 रुपया दिखा देते हैं, तो ऐसे में वह सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं। तो सरकारी संपत्ति को मनमाने ढंग से खर्च करना भी भ्रष्टाचार होता है। या किसी कार्यों के लिए रिश्वत लेना, जब व्यक्ति किसी भी कार्य के लिए रिश्वत लेता है तो वह भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है, यानी घूसखोरी, वह भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। या नौकरियों में या लोक सेवा में जातिवाद के आधार पर नौकरी देना या भाई भतीजावाद करना, भाई भतीजावाद करना, यह भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। अथवा लोक सेवकों के द्वारा उपहार लेना, जो लोक सेवकों के द्वारा उपहार, यानी कि किसी कार्य के बदले उनको जब कोई व्यक्ति उपहार देता है, गिफ्ट करता है, तो वह भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है।
इसके अलावा चुनाव के समय धन का प्रयोग करना। चुनाव के समय हम देखते हैं कि जो राजनेता होते हैं, नेता होते हैं, प्रत्याशी होते हैं, वह धन का खुलकर उपयोग करते हैं। वह लोगों को धन बांटते हैं, पैसे बांटते हैं और पैसे के बल पर वोट खरीदते हैं और पैसे के बल पर चुनाव जीतते हैं। तो ऐसे में चुनावी भ्रष्टाचार इसको हम कहते हैं, इसको हम चुनावी भ्रष्टाचार कर सकते हैं। चुनाव के समय धन का खर्च करते हैं, धन का दुरुपयोग करते हैं और इससे आर्थिक क्षति होती है, राष्ट्र की आर्थिक क्षति होती है। कर चोरी करना भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। कर चोरी करना भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है, क्योंकि जब व्यक्तियों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा कर चोरी किया जाता है, टैक्स चोरी किया जाता है, तो इससे देश की जो राष्ट्रीय संपत्ति होती है उसको नुकसान होता है, राष्ट्र का आर्थिक नुकसान होता है। जो राजकोष होता है, राजकोष का नुकसान होता है, तो वह भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में उसको रख सकते हैं। बिजली चोरी करना, जो हम बिजली जलाते हैं, जब बिजली चोरी करते हैं, यह भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। धन लेकर मुकदमों का फैसला सुनाना, इसको हम न्यायिक भ्रष्टाचार के श्रेणी में रखते हैं। यानी कि न्यायालय में देखते हैं कि जो मुकदमे होते हैं वह लंबे समय तक चलते रहते हैं, 10 साल 20 साल चलते रहते हैं, लेकिन जो पैसे वाले होते हैं वह न्यायालय को प्रभावित कर देते हैं, वह जजों को खरीद लेते हैं और मुकदमों का फैसला जो है अपने हित में करवा लेते हैं। पैसे देकर मुकदमों का फैसला अपने हित में करवा लेते हैं। तो यह भी न्यायिक भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। इसके अलावा राजनीति में अपने लोगों को संरक्षण देना, राजनीति में अपने लोगों को संरक्षण प्रदान करना। राजनीति में हम देखते हैं कि लोग अपने लोगों को संरक्षण प्रदान करते हैं। संरक्षण का मतलब यह होता है कि जो उस योग्य नहीं होता है उसको भी राजनीति में स्थान देना। जो उसके योग्य होता है, जो उस पद के योग्य होता है, उसको स्थान नहीं मिल पाता है। यानी जो लंबे समय से राजनीति में कार्य करता है, अपना समय देता है, जो कर्तव्यनिष्ठ होता है, ईमानदार होता है, पार्टी के प्रति समर्पित होता है, उसको पद नहीं मिल पाता है। किसी अन्य व्यक्ति को पद मिल जाता है, जो कि किसी अन्य व्यक्ति को पद मिल जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि अपने लोगों को लोग संरक्षण देते हैं, यानी कि उनके अपने लोग जो होते हैं उनको पार्टियों में स्थान देते रहते हैं। तो ये सारे विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार के रूप हैं। ये सब जितने भी हैं, ये सब भ्रष्टाचार की परिधि में आता है। केवल रुपए का लेन देन करना, पैसे का लेन देन करना ही भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार के विभिन्न रूप देखने को मिल सकते हैं, विभिन्न तरीके देखने को मिल सकते हैं। जितने भी हमारे सरकारी विभाग हैं, चाहे शिक्षा विभाग हो, बिजली विभाग हो, पुलिस विभाग हो, न्याय विभाग हो, विभिन्न जितने भी विभाग हैं, वह उस सारे विभागों में भ्रष्टाचार की संस्कृति डेवलप हो गई है। ऐसे लगता है कि हमारे भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार कभी समाप्ति नहीं होगा। यह एक कल्चर के रूप में डेवलप हो गया है। इसको प्रशासकीय स्वीकारता प्राप्त हो गई है और इसके साथ ही साथ समाज की स्वीकारता भी प्राप्त हो गई है। आइए अब हम चलते हैं भ्रष्टाचार के कारणों की तरफ। भ्रष्टाचार के कारण क्या होते हैं? भ्रष्टाचार के कारण क्या है? भ्रष्टाचार का पहला कारण आर्थिक है। आर्थिक कारण। आइए हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार के कारण क्या हैं। पहला कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या होता है? आर्थिक का अर्थ हम समझ ही रहे हैं कि अर्थ का मतलब क्या होता है। यानी कि पैसे संबंधित, रुपए संबंधित, धन संबंधित मामले जो होते हैं वह आर्थिक कारणों की श्रेणी में आते हैं। जैसे विभिन्न कर्मचारी होते हैं, जो सरकार जो भर्ती करती है, विभिन्न कर्मचारी संविदा के आधार पर भी भर्ती होती है। तो जो विभिन्न कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, उनके वेतन कम होते हैं, होता है। उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं वह वेतन के आधार पर पूरी नहीं हो पाती है। वेतन से उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं और महंगाई चरम पर पहुंचती जाती है, महंगाई बढ़ती जाती है। जीवन स्तर लोगों का नीचे आ जाता है, जीवन स्तर लोगों का नीचे आ जाता है। ऐसे में व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, भौतिक साधनों की पूर्ति करने के लिए, संपत्ति इकट्ठा करने के लिए, भौतिक संसाधनों को जुटाने के लिए वह रिश्वतखोरी में लिप्त हो जाता है। फिर वह जनता का कोई भी कार्य बिना पैसे लिए नहीं कर सकता है। एक छोटा सा कागज होता है, अगर उस कागज पे सिग्नेचर अगर वह कराना चाहता है किसी अधिकारी का, किसी कर्मचारी का, तो भी उसको पैसे देने पड़ते हैं। तो यह जो अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, यह वेतन को बचाना चाहते हैं। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि वेतन को बचाना चाहते हैं और अधिक से अधिक आय के विभिन्न स्रोत बना लेते हैं, अनैतिक स्रोत बना लेते हैं, आय के अनैतिक स्रोत बना लेते हैं। फाइलों को निपटाने के लिए, कार्यों को करने के लिए वह अधिक से अधिक धन उगाही करने लगते हैं। तो
उगाही करने लगते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार का एक जो मुख्य कारण है, या जो मेन कारण है, मुख्य कारण है, यह क्या है? आर्थिक कारण है। लोग अधिक से अधिक कम समय में अमीर बनना चाहते हैं, कम समय में अमीर बनना चाहते हैं। नौकरी पाने के पश्चात या किसी सरकारी पद पर या राजनीतिक पद पर बैठने के बाद वह संपत्ति इकट्ठा करने लगते हैं। 7 पीढ़ी के लिए वह सोचते हैं कि संपत्ति हम बना लें, कम समय में संपत्ति अर्जित कर लें। इसके लिए वह भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, अनेक प्रकार के अनैतिक कार्य करने लगते हैं, अधिकारियों से साठगांठ कर और नेताओं से साठगांठ करके वह विभिन्न अनैतिक कार्यों को करते हैं। तो इस तरह से वह कम समय में अधिक से अधिक धनवान बनना चाहते हैं। दूसरा है सामाजिक कारण। सामाजिक, ये जो सामाजिक कारण होता है, यह समाज के द्वारा उपेक्षा करने के आधार पर भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है। यानी कि जब समाज उपेक्षा करता है, कर्मचारियों के कार्यों की उपेक्षा करता है, वह कर्मचारियों के कार्यों की उपेक्षा करता है, कर्मचारियों की कार्यशैली पर कोई ध्यान नहीं देता है, उसको प्रशासन से कोई मतलब नहीं होता है, उदासीनता, इसको हम कहते हैं सामाजिक उदासीनता। जब सामाजिक उदासीनता होती है तो यह भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। जैसे कि जन जागरूकता का अभाव, लोगों के अंदर जन जागरूकता का अभाव है, हमें जन जागरूकता का अभाव है। लोग जानते नहीं हैं कि भ्रष्टाचार को हम कैसे रोक सकते हैं, भ्रष्टाचार के ऊपर कैसे अंकुश कर सकते हैं। हम यदि पैसे नहीं देंगे अधिकारी और कर्मचारियों को तो भी उनको काम करना होता है, तो भी उनको काम करना है। लेकिन अधिकारी और कर्मचारी क्या होते हैं कि फाइलों को लंबे समय तक लटका देते हैं, और जो व्यक्ति होता है या जो जनता होती है वह ऊब जाती है, ऑफिसों में दौड़ते दौड़ते ऊब जाती है। ऐसे स्थिति में वह सोचता है कि जल्दी से हम पैसे देकर अपना काम निपटा लें, अपना काम करवा लें। तो एक तरह से जन जागरूकता की कमी देखी जा सकती है, नैतिक मूल्यों का पतन देखा जा सकता है कि समाज में भी लोगों के नैतिक स्तर निचले स्तर पर पहुंच रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी सबके जो नैतिक, लोगों का नैतिक पतन हो रहा है। लोग दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं, लोगों के अंदर सेवा भाव की कमी होती है। नौकरी पाने के पश्चात वह सेवा भाव में कमी होती है, जबकि नौकरी मिलती है सेवा करने के लिए, लेकिन सेवा भाव में कमी हो जाती है। वह पब्लिक का काम नहीं करना चाहते हैं और हर काम पैसे के आधार पर, पैसे के द्वारा ही हर काम को करना चाहते हैं। समाज की जो हमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में जब जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है तो इससे जो है हमारे आर्थिक संसाधन हैं, भौतिक संसाधन हैं, वह कम पड़ते जा रहे हैं, नौकरियां कम होती जा रही हैं। तो लोग नौकरी पाने के लिए या संसाधन पाने के लिए या लोग स्थान पाने के लिए वह भ्रष्टाचार का सहारा लेते हैं, वह भ्रष्टाचार का सहारा लेते हैं या अनैतिक साधनों का सहारा लेते हैं। रिश्वतखोर यानी कि पैसे देकर वह नौकरी पाना चाहते हैं, पद पाना चाहते हैं, ताकि पद पाकर और नौकरी पाकर हम सत्ता का दुरुपयोग कर सकें, अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर सकें और अधिक से अधिक पैसे एकत्रित कर सकें, संपत्ति एकत्रित कर सकें। समाज में विभिन्न प्रकार की कुरीतियां भी व्याप्त होती हैं, जैसे कि दहेज प्रथा। दहेज प्रथा दहेज प्रथा जो है यह गंभीर समस्या है हमारे समाज के लिए। जब दहेज लोगों को देना होता है तो अधिक से अधिक लोग आय के स्रोत को डेवलप करने लगते हैं नैतिक और अनैतिक साधनों से। जो कर्मचारी होते हैं, जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं, जब उनको दहेज देने की समस्या उत्पन्न होती है तो वह दहेज के पैसे इकट्ठा करने के लिए विभिन्न स्रोतों से धन इकट्ठा करने लगते हैं। तो ये समाज में विभिन्न प्रकार की जो कुरीतियां होती हैं, जैसे दहेज प्रथा, यह भी भ्रष्टाचार का कारण हो सकती है। और इसके अलावा हम समाज में देखते हैं कि समाज में सभी लोग स्वीकार कर चुके हैं, सभी लोग जानते हैं कि हम यदि थाने में जाएंगे तो बिना पैसे का कार्य नहीं होगा, यदि किसी विभाग में जाएंगे तो बिना पैसे का कार्य नहीं होगा। तो समाज के लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। हम आते हैं अब राजनीतिक कारणों पे। राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और राजनीतिक कारण। ये जो राजनीतिक कारण होते हैं यानी राजनीतिक यानी कि राजनेता करते हैं। भ्रष्टाचार कौन करता है? राजनेता करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि चारा घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, व्यापम घोटाला और बोफोर्स घोटाला इत्यादि विभिन्न घोटाले हैं। यह नेताओं के द्वारा किए गए हैं, राजनेताओं के द्वारा किए गए हैं। राजनेता करते कैसे हैं? वह अधिकारियों से, जो सचिव होते हैं, जो विभाग के सचिव होते हैं, उनसे साठगांठ कर लेते हैं और शासन के द्वारा यानी कि बजट के द्वारा जब धन आवंटित होता है तो उस धन का प्रयोग करते हैं, धन का दुरुपयोग करते हैं और धन को आपस में बांट लेते हैं। राजनेता अधिक लेता है, अधिकारी कम लेता है। तो अधिकारी और जो राजनेता होते हैं वह धन का बंदर बांट करते हैं। जैसे कि जो सांसद निधि होती है, विधायक निधि होती है, इसका भी दुरुपयोग किया जाता है।
इसका भी दुरुपयोग किया जाता है। यानी कि फाइलों में ऑफिशियली तौर पर औपचारिक रूप से सांसद निधि से या विधायक निधि से खर्च तो किया जाता है, लेकिन उस सांसद निधि का या विधायक निधि का एक बहुत बड़ा हिस्सा बहुत बड़ा हिस्सा राजनेताओं के जेब में आ जाता है। यहां तक कि वह 40 से 50% तक सांसद निधि का या विधायक निधि का हिस्सा स्वयं रख लेते हैं और आधा उनको दे देते हैं, आधा संगठनों को दे देते हैं, संस्थाओं को दे देते हैं। तो इस तरह से सरकारी जो धन होता है उसकी भी बंदरबाट नेताओं के द्वारा की जाती है। तो इस तरह से नेताओं और अधिकारियों के बीच सांठगांठ होती है, धन का बंदरबाट पूरा होता है। नेताओं के द्वारा जो चुनाव होता है, चुनाव में बढ़ता हुआ खर्च भी भ्रष्टाचार का कारण होता है, क्योंकि इन चुनाव के समय जो राजनेता होते हैं वह पैसे का खुलकर उपयोग करते हैं। चुनावी खर्च उनका बहुत अधिक होता है। तो चुनावी खर्च जब अधिक होता है तो वह चुनाव के खर्च के लिए विभिन्न संगठनों से चंदा इकट्ठा करते हैं, व्यापारियों से चंदा इकट्ठा करते हैं, विभिन्न संस्थाओं से वह चंदा लेते हैं और इस चंदे की राशि का दुरुपयोग करते हैं। तो जो दुरुपयोग, इसके अलावा अनेक प्रकार के अनैतिक साधन भी उनके होते हैं। पैसे के स्रोत भी अनैतिक स्रोत होते हैं और उन अनैतिक स्रोत के द्वारा वह पैसे एकत्रित करते हैं और चुनाव में खर्च करते हैं। प्रशासनिक कारण, प्रशासनिक कारण यानी प्रशासन कर्म जो अधिकारी करते हैं और कर्मचारी करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो नौकरशाही है वह काफी जटिल है। जटिल नौकरशाही है। जो नौकरशाही होती है वह काफ़ी जटिल होती है, उसमें काफ़ी प्रक्रियाएं होती हैं। हमें जब किसी भी विभाग में काम कराना होता है तो एक अधिकारी के द्वारा, एक कर्मचारी के द्वारा नहीं किया जाता है। वह उसका कई स्तर होता है, वह पद सोपानिक स्तर होता है। कैसा स्तर होता है? पद सोपानिक स्तर होता है। यह जो पद सोपानिक स्तर होता है तो सभी जो कागज होते हैं या फाइल होती हैं एक अधिकारी के द्वारा दूसरे अधिकारी को ट्रांसफर होता रहता है, एक कर्मचारी से दूसरे कर्मचारी के ऑफिस के टेबल पर जाता रहता है। ऐसे में कार्यों में विलंब होता है। जब कार्यों में विलंब होता है तो व्यक्ति चाहता है कि वह कार्यों को जल्दी से करा ले। ऐसे में वह घूस देने लगता है, वह पैसे देने लगता है, रिश्वत देने लगता है। रिश्वत देकर कार्यों को जल्दी कराना चाहता है। जो नौकरशाही होती है या प्रशासन होता है उसमें पारदर्शिता का अभाव होता है। जब पारदर्शिता का अभाव होता है तो ऐसे में सब कुछ गोपनीय होता है, सब कुछ गोपनीय तरीके से किया जाता है। जो बजट का एलोकेशन होता है, सरकारी विभागों के द्वारा जहां अनुदान दिया जाता है, ये सब गोपनीय तरीके से किया जाता है और गोपनीय तरीके से करके एक बहुत बड़ा हिस्सा कमीशन खोरी में उसका खर्च किया जाता है, कमीशन बाजी में खर्च किया जाता है। यानी कि प्रशासन में जो पारदर्शिता का अभाव होता है, प्रशासन में अनिश्चितता होती है, क्योंकि हमेशा कर्मचारी और अधिकारी बदलते रहते हैं, तो कार्यों में विलंब होता रहता है। यह भी भ्रष्टाचार का कारण होता है। पांचवा जो कारण है, वैधानिक कारण। यानी कि वैधानिक कारण क्या है? विधि का अभाव है, यानी कि एक कुशल विधि का अभाव है, मजबूत और कठोर विधि का अभाव है। जो भ्रष्टाचार रोधी कानून बनाए जाते हैं उनके क्रियान्वयन का अभाव है, उनका क्रियान्वयन उचित तरीके से नहीं किया जाता है, प्राप्त तरीके से नहीं किया जाता है। तो जब भ्रष्टाचार रोधी कानून के क्रियान्वयन का अभाव होता है तो ऐसे में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, भ्रष्टाचार फलता फूलता रहता है। और जो भी अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में पकड़े जाते हैं, रिश्वतखोरी में पकड़े जाते हैं, तो कानून की जो न्यायिक प्रक्रिया है वह काफी जटिल है। न्यायिक प्रक्रिया भी क्या है? काफी जटिल है। लंबे उनको जो है दोष सिद्ध करने में एक लंबा समय लगता है, या कभी कभी वह बच भी जाते हैं, इन सबसे बच भी जाते हैं। हमारे देश में कठोर कानून बनाए जाने चाहिए। भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने के लिए कानून कठोर होने चाहिए। जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाए उसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जाए। हम देखते हैं कि जो सरकारी अधिकारी होते हैं या कर्मचारी होते हैं, जब वह भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं या पकड़ लिए जाते हैं तो ऐसे में उनको अधिक से अधिक सस्पेंड कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। और निलंबन के बाद मुकदमे चलते हैं, फिर मुकदमा जो है
खारिज भी हो सकता है। अतः निलंबन के बाद वह पुनः नौकरी पा जाते हैं, पुनः वह बहाल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो भ्रष्टाचार विरोधी कानून है, भ्रष्टाचार विरोधी कानून है, उसकी लंबी जटिल प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को आसान बनाना चाहिए, उस प्रक्रिया को त्वरित बनाया जाना चाहिए। आइए हम देखते हैं भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव। जब भ्रष्टाचार व्यापक पैमाने पर फैल जाता है, हर विभागों में हो जाता है, यानी केंद्र स्तर से लेकर राज्य स्तर तक, राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर और स्थानीय स्तर तक भ्रष्टाचार जब फैल जाता है, भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं लेता है, तो इसका दुष्प्रभाव क्या होता है हमारे भारतीय राजनीति पर या भारतीय व्यवस्था पर, सामाजिक व्यवस्था पर, आर्थिक व्यवस्था पर इसका दुष्प्रभाव क्या पड़ता है। पहला दुष्प्रभाव है सामाजिक असमानता में वृद्धि, यानी कि सामाजिक असमानता उत्पन्न हो जाती है। जो समाज के लोग हैं, जो समाज में हैं, वो सामाजिक असमानता उत्पन्न हो जाती है। कुछ वर्ग जो होता है भ्रष्टाचार करते करते, रिश्वतखोरी करते करते बहुत अधिक अमीर हो जाता है, कुछ वर्ग बहुत अधिक गरीब हो जाता है। तो इस तरह से हमारा जो समाज होता है वह अमीर वर्ग और गरीब वर्ग में बढ़ जाता है। कुछ लोग बहुत अधिक गरीब होते हैं क्योंकि आर्थिक संसाधनों का शोषण होने लगता है, प्राकृतिक संसाधनों का शोषण होने लगता है, दोहन होने लगता है। जब आर्थिक संसाधनों का दोहन होता है, जो लाभ होता है वह लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, लाभ जो होता है लोगों को नहीं पहुंच पाता है और लोग लाभों से वंचित हो जाते हैं। उन लाभों को दूसरा कोई ले लेता है, उन लाभों को दूसरा कोई ले लेता है, जैसे बिचौलिए लाभ को ले लेते हैं। तो ऐसे में सामाजिक असमानता उत्पन्न हो जाती है। कुछ लोग अमीर हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत अधिक गरीब हो जाते हैं। रोजी रोटी की समस्या उनके सामने उत्पन्न होती है। रोटी जो मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, उसकी समस्या उनके सामने उत्पन्न हो जाती है। सामाजिक असंतोष उत्पन्न हो जाता है जब लोगों तक मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, मूलभूत सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं और वह देखते हैं कि सरकारी तंत्र जो है वह भ्रष्टाचार में लिप्त है। जो धन आते हैं या जो भी वस्तुएं आती हैं वह बीच में भी कालाबाजारी कर दी जाती है, लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। जैसे राशन सामग्री आती हैं, विभिन्न वस्तुओं का वितरण होता है, कृषि संबंधी वस्तुओं का वितरण होता है, तो इनको बीच में ही इसको कालाबाजारी इनकी कर दी जाती है और यह सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। तो अतः सामाजिक असंतोष बढ़ जाता है, लोक कल्याणकारी कार्यों की कमी होने लगती है। यानी कि जो प्रशासन के द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं, लेकिन लोक कल्याणकारी कार्यों की कमी होने लगती है, लोक कल्याणकारी कार्य हो नहीं पाते हैं। जो पब्लिक वेलफेयर का कार्य होता है वह संपादित नहीं हो पाते हैं, क्योंकि सारा धन जो होता है वह अधिकारियों की जेबों में चला जाता है, नेताओं के जेब में चला जाता है। यदि किसी क्षेत्र में विकास करना होता है तो जो शासन से 1 रुपया आता है वह 10 ही पैसे खर्च हो पाता है। ऐसे में जो अधिकांश पैसा होता है वह नेताओं और पूंजीपतियों, नेताओं और अधिकारियों की जेब में चला जाता है। तो लोक कल्याणकारी कार्यों में कमी होने लगती है, सामाजिक न्याय में कमी होने लगती है। समाज में जो वंचित वर्ग होते हैं, जिनको मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता होती है, वह लोग उन आवश्यकताओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। सामाजिक न्याय में कमी होने लगती है, राष्ट्र हित को हानि होती है, हमारे राष्ट्र हित को हानि होती है, क्योंकि सामाजिक समरसता नहीं होती है, आर्थिक संसाधनों का दोहन होने लगता है। तो इससे राष्ट्र हित को खतरा उत्पन्न हो जाता है, राष्ट्र हित को चुनौती उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि हमारा समाज असंतोष का शिकार हो जाता है। शासन प्रशासन में अविश्वास, जब शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार फैल जाता है तो ऐसी स्थिति में लोगों का शासन और प्रशासन से विश्वास उठ जाता है, नेताओं से विश्वास उठ जाता है, अधिकारी और कर्मचारियों में से विश्वास खत्म हो जाता है, क्योंकि ये जानते हैं कि ये बिना रिश्वत के कोई कार्य करने वाले नहीं हैं। ऐसे में उनको छोटा से छोटा कार्य कराने के लिए पैसों की व्यवस्था करनी होती है। तो इस तरह से उनका शासन प्रशासन से विश्वास उठ जाता है, सेवा में गुणवत्ता का अभाव हो जाता है, क्योंकि ये जो सरकारी कर्मचारी होते हैं या सरकारी ऑफिसर होते हैं यह कोई भी कार्य नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अनैतिक साधनों से इनको पैसे मिलते रहते हैं। अनैतिक साधनों से जब पैसे मिलते रहते हैं तो इनके सेवा भाव में कमी हो जाती है, सेवा लोगों का नहीं करना चाहते हैं। जो भी फाइल पब्लिक की होती है, नागरिकों की या निवासियों की या जनता की जो भी फाइल इनके ऑफिस में होती है, यह उस फाइल को लटकाना चाहते हैं, लटकाए रहते हैं। जब तक पैसे नहीं देते हैं या पैसे नहीं लेते हैं उनसे, तब तक ये कोई भी कार्य नहीं करते हैं। तो इस तरह से सेवा में गुणवत्ता का अभाव हो जाता है, क्वालिटी नहीं होती है उनके अंदर, वह केवल पैसे के लिए कार्य करते हैं। उनके अंदर नैतिक मूल्यों का अभाव हो जाता है, सामाजिक मूल्यों का अभाव हो जाता है, प्रशासकीय मूल्यों का अभाव हो जाता है।
कार्य कुशलता में कमी, वह कार्य करने में असक्षम हो जाते हैं, वह कार्य करने में असक्षम हो जाते हैं, क्योंकि उनको जो है उनको बिना कार्य किए पैसे मिलते हैं, क्योंकि उनको बिना कार्य किए पैसे मिलते हैं। वे केवल ऑफिस में कुर्सी तोड़ते रहते हैं, न तो जनता के बीच में जाते हैं, न जनता से वार्ता करते हैं, जनता से संवाद स्थापित करते हैं। वह केवल अपने चैम्बर में बैठे रहते हैं और योजनाओं की जानकारी लेते रहते हैं। विभिन्न जो खर्च किए जाते हैं, मद, विभिन्न जो सरकार के द्वारा मद आवंटित किए जाते हैं, उन मदों की जानकारी लेते रहते हैं ऑफिस में बैठकर, चैम्बर में बैठकर, और अधिक से अधिक कैसे कमीशन बनाया जाए इसी की चिंता करते रहते हैं। तो इस तरह से कार्य कुशलता में कमी आ जाती है, लाल फीताशाही उत्पन्न हो जाता है। फाइलें जो होती हैं वह उनके अलमारी में बंद रहती हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति नहीं जाता है पैरवी करने के लिए, तब तक कार्य नहीं होता है। पैरवी करने जब वो जाता है तब बिना पैसे का कार्य वो नहीं करते हैं। सार्वजनिक व्यय में कमी हो जाती है। जो हमारा पब्लिक व्यय होता है, सार्वजनिक व्यय होता है, उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि होने लगती है। सार्वजनिक व्यय, 10वां है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। जो सार्वजनिक व्यय होता है, सरकार के द्वारा जो खर्चे किए जाते हैं, उसमें वृद्धि होने लगती है, क्योंकि कार्य तो होता नहीं है। कार्य किया जाता है 50 पैसे का और दिखाया जाता है 90 पैसे का। ऐसे में सरकार के द्वारा फिर से धन आवंटित कराया जाता है, यानी कि जो 1 रुपए का कार्य होता है उसमें केवल 50 पैसे ही लगता है। जो 50 पैसे होता है यह अधिकारियों के, ठेकेदारों के, जो इंजीनियर होते हैं उनके जेब में चला जाता है। यानी कि ये जो कहने का आशय यह है कि 50 पैसे का कार्य 1.5 रुपए में वह पूरा करते हैं। तो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होने लगती है, जिससे राजकोष को घाटा होने लगता है, बजट में घाटा उत्पन्न हो जाता है, राष्ट्र हित को खतरा उत्पन्न हो जाता है, तमाम समस्याएं उत्पन्न होती हैं, विकास प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो जाती है, विकास प्रक्रिया नहीं हो पाती है क्योंकि राजकोष में कमी हो जाती है। विभिन्न आर्थिक योजनाओं को संपादित करने के लिए, विकास योजनाओं को संपादित करने के लिए, विकास योजनाओं को संपादित करने के लिए धन की कमी हो जाती है। जब धन की कमी हो जाती है तो विकास संबंधी योजनाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। सरकारी कोष की हानि, जो राजकोष होता है उसकी हानि हो जाती है। राजकोष जो होता है उसकी हानि होने लगती है, क्योंकि राजकोष का दुरुपयोग होने लगता है। राजकोष का सारा पैसा नेताओं और अधिकारियों की जेब में जाने लगता है, और जो योजनाएं होती हैं वह अधूरी पड़ जाती हैं। जैसे हम देखते हैं कि ये सरकार के द्वारा जो योजनाएं लागू की जाती हैं वह योजना संचालित भी कर दी जाती हैं, लेकिन जैसे ही दूसरी सरकार आती है उस योजनाओं को बंद कर देती है। या जो भी प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं, मिल, फैक्ट्रियां, कल कारखाने एक सरकार के द्वारा स्थापित की जाती है, दूसरी सरकार आते ही उसको बंद कर देती है। इससे नुकसान किसको होता है, राजकोष को होता है। तो जो भ्रष्टाचार प्रशासन में व्याप्त होता है, उस भ्रष्टाचार के ये सारे दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं। आइए अब चलते हैं भ्रष्टाचार को दूर करने के सुझाव की तरफ। हम भ्रष्टाचार को कैसे दूर कर सकते हैं। जो समाज में, प्रशासन में, न्यायालय में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो भ्रष्टाचार दूर करने के लिए सबसे पहला प्रयास करना चाहिए नैतिकता और मूल्यों का समावेश। जब तक व्यक्ति नैतिक नहीं होगा, उसके अंदर मूल्य नहीं होंगे, तब तक वह सत्य का पालन नहीं कर सकता है, अच्छे कर्मों का पालन नहीं कर सकता है, उसके अंदर सभ्यता का विकास नहीं हो सकता है, संस्कृति का विकास नहीं हो सकता है, सेवा भाव की कमी हो सकती है। नौकरी पाते हुए भी वह उसको अपना अधिकार समझ लेता है, नौकरी पाते ही वह उसको अधिकार समझ लेता है, वह सेवा से उपेक्षित हो जाता है, जनता के कार्यों से, उत्तरदायित्व से विहीन हो जाता है। तो सबसे पहला प्रयास करना चाहिए कि नैतिकता और मूल्यों का समावेश करना चाहिए। समय समय पर अधिकारियों के लिए, कर्मचारियों के लिए एक कार्यशाला आयोजित की जानी चाहिए, और उस कार्यशाला में उनको नैतिकता का पाठ पढ़ाना चाहिए, उनके अंदर मूल्यों का समावेश करना चाहिए कि हम अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए, समाज के निर्माण के लिए किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। हम सेवा भाव से हमें कार्य करना चाहिए, हमें राष्ट्र के उत्थान के लिए, प्रशासन को मजबूत करने के लिए, सुशासन स्थापित करने के लिए हमें कार्य करना चाहिए। भ्रष्ट अधिकारियों को कठोर दंड देना। जो भी अधिकारी या कर्मचारी अपराध में दोषी पाए जाते हैं या भ्रष्टाचार में दोषी पाए जाते हैं, उनको कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। उनको तुरंत उनकी सेवा से बर्खास्त कर देना चाहिए, टर्मिनेट कर देना चाहिए।
यदि उनका आचरण भ्रष्ट है और उनका जो इतिहास है यानी कि बैकग्राउंड भी क्या बैकग्राउंड उनका सही नहीं है, वह कई बार अपराध में कई बार भ्रष्टाचार में दोषी पाए जा चुके हैं, तो ऐसे अधिकारी और कर्मचारियों को निलंबित नहीं बल्कि बर्खास्त करना चाहिए। राजनीति में अच्छे नेताओं का चयन करना चाहिए। हम देखते हैं कि चुनाव के समय धन बल का प्रयोग होता है, बाहुबल का प्रयोग होता है। चुनाव के समय जो नेता जितना अधिक खर्च कर देता है उसको उतना अधिक वोट मिलता है और पब्लिक भी क्षणिक लाभ के लिए वोट कर देती है। लेकिन पब्लिक को भी यह जानना चाहिए कि जो क्षणिक लाभ है यह अस्थायी नहीं है, यह क्षणिक लाभ उसके लिए अस्थायी नहीं है, बल्कि प्रशासन को कुशल बनाने के लिए, अपने देश को बेहतर बनाने के लिए, समाज निर्माण करने के लिए हमें अच्छे नेताओं का चुनाव करना चाहिए जो निस्वार्थ भाव से कार्य करें। प्रशासन को पारदर्शी बनाना। प्रशासन में कभी कभी हम देखते हैं कि अधिक से अधिक गोपनीयता बरती जाती है। प्रशासन को अधिक से अधिक पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। जो भी कार्य हो वह सब पारदर्शी तरीके से हों और इसके लिए सरकार के द्वारा प्रयास किया भी जा रहा है कि प्रशासन को पारदर्शी बनाया जा रहा है। डिजिटलाइजेशन हर विभाग का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, यानी कि डिजिटल इंडिया, जिसको कि मोदी जी ने नाम दिया है डिजिटल इंडिया। हर कार्य जो होता है आपके वेबसाइट पे मौजूद रहेगा और हर कार्यों की जो राशि कितनी आवंटित है, कितना कार्य करना है, कितना किया जाना है, कितना बाकी है, सब कुछ साइट पर मौजूद होगा। तो जब प्रशासन को पारदर्शी होगा तो इससे भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी। सिर्फ योग्य लोगों को ही अवसर देना, हम देखते हैं कि जो नौकरियां हैं या राजनीति है इसमें अयोग्य लोगों को अवसर दे दिया जाता है, भाई भतीजावाद कर दिया जाता है या पैसे के लालच में अयोग्य लोगों को अवसर दे दिया जाता है। तो हमें प्रशासन में या राजनीति में या समाज सेवा में सिर्फ योग्य लोगों का ही चयन किया जाना चाहिए। योग्य लोगों को ही अवसर दिया जाना चाहिए, जिनके अंदर योग्यता है उन्हीं को अवसर दिया जाना चाहिए। क्योंकि जब योग्य लोगों को अवसर मिलेगा तो वो निस्वार्थ भाव से कार्य करेंगे, उनके अंदर धन की लालसा नहीं होगी, धन लिप्सा नहीं होगी और वह समाज निर्माण में लगे रहेंगे। नौकरियां जो होती हैं उनके सेवा शर्तों को आकर्षक बनाया जाना चाहिए, यानी कि सेवा शर्तों को आकर्षक बनाना चाहिए। उनको पर्याप्त वेतन दिया जाना चाहिए, उनकी वेतन इतना होना चाहिए कि उनकी सभी सुविधाएं पूर्ति हो सकें, सभी सुविधाएं उनकी पूर्ति हो सकें, सभी आवश्यकताएं पूर्ति हो सकें, वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें, अच्छे तरीके से कर सकें। तो सेवा शर्तों को भी आकर्षक बनाना चाहिए। जन जागरूकता बढ़ाना, हमें समय समय पर पब्लिक के बीच जाकर प्रशासकीय अधिकारियों को चाहिए, कर्मचारियों को चाहिए कि वह पब्लिक में संवाद स्थापित करें, पब्लिक में संवाद स्थापित करें, संवाद स्थापित करके वह जन जागरूकता बढ़ाएं, लोगों को प्रेरित करें रिश्वत खोरी न करने के लिए, धन न देने के लिए, और उन लोगों को बताएं कि जो भी अधिकारी, जो भी कर्मचारी आपसे धन मांगता है तो आप इस प्रकोष्ठ में जाकर शिकायत कर सकते हैं। और ऐसा हमें देखने को मिलता भी है कि यदि बैंक कर्मचारी आपसे घूस मांगता है तो आप लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं, या फिर यदि कोई भी किसी भी ऑफिस का कर्मचारी या अधिकारी आपसे घूस मांगता है तो आप सीबीआई को कॉल कर सकते हैं। तो हमारे सरकार के द्वारा ऐसे अधिकरण बनाए गए हैं, ऐसे एजेंसी बनाए गई हैं कि लोग उस एजेंसी का सहारा लेकर भ्रष्टाचारी को पकड़वा सकते हैं, भ्रष्टाचारी को पकड़वा सकते हैं, उसको जेल भेज सकते हैं। लेकिन लोगों के अंदर जन जागरूकता की कमी होती है, लोग डरते रहते हैं कि उनका कहीं नुकसान न हो, इसलिए वह ऐसे कार्यों को करने से बचते रहते हैं। प्रशासन को राजनीति के हस्तक्षेप से मुक्त रखना। जो प्रशासन होता है या प्रशासकीय अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनको राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखना चाहिए, क्योंकि जब तक प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप रहेगा तब तक भ्रष्टाचार होता रहेगा। क्योंकि ये जो राजनेता होते हैं प्रशासकीय अधिकारियों पर दबाव डालकर मनचाहा कार्य करवाने लगते हैं, जैसे कि किसी का स्थानांतरण करवाना हो या किसी को प्रमोशन देना हो तो वह अधिकारियों पर दबाव डालते रहते हैं। ऐसे में जो धन देश के विकास के लिए, जो धन राज्य के विकास के लिए आता है या जिला के विकास के लिए आता है या विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए आता है, वह उस विकास के धन को, विकास संबंधी धन को भी वह हड़पने की कोशिश करते रहते हैं, वह कमीशन अधिकारियों से मांगते रहते हैं। तो इस तरह से प्रशासन को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखना चाहिए। कार्यों की समय सीमा निर्धारित करना चाहिए, यह सबसे अच्छा सुझाव हो सकता है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। जो भी कार्य हैं वह कार्यों की एक समय सीमा निर्धारित होना चाहिए, यानी कि व्यक्ति जिस ऑफिस में कोई कार्य करने के लिए जाता है या आवेदन देता है तो आवेदन देने के तिथि से कम 1 हफ्ते के अंदर उसका कार्य हो जाना चाहिए। यानी कार्य हो रहा है तो भी और नहीं हो रहा है तो भी उसको कारण बताना चाहिए, अवगत कराना चाहिए कि उसके कार्य
क्यों नहीं होता, उसका कार्य क्यों नहीं हुआ। तो इस तरह से जब समय सीमा निर्धारित की जाएगी, हर कार्यों की समय सीमा निर्धारित हो जाएगी, तो अधिकारी और कर्मचारी मजबूर हो जाएंगे कार्यों को करने के लिए। लेकिन अभी यह कार्य की सीमा निर्धारित नहीं की जा सकी है, जबकि कार्यों की समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। चाहे हम कोई भी कार्य, किसी भी कार्य के लिए किसी भी ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस में हम एप्लीकेशन देते हैं, एप्लीकेशन देने के पश्चात वह एप्लीकेशन विभिन्न विभागों में दौड़ता रहता है, महीनों दौड़ता रहता है, सालों दौड़ता रहता है। अधिकारी लापरवाह होते हैं, कर्मचारी लापरवाह होते हैं, वह उस एप्लीकेशन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, वह फाइलों में समेट कर रख देते हैं और उनकी कोई जवाबदेहता नहीं होती है, कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। ऐसे में जो पब्लिक होती है वह एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन देती रहती है, लेकिन कोई कार्य नहीं होता है। जबकि शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, विधानमंडल के द्वारा ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए कि लोगों की कार्य सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। हर व्यक्ति का, हर अधिकारी का, हर कर्मचारी के टेबल पे जो भी फाइल जाए उसकी कार्य सीमा निर्धारित की जानी चाहिए कि ताकि वह त्वरित कार्रवाई कर सके। अधिकारियों व जनता के मध्य संवाद स्थापित करना, हम देखते हैं कि अधिकारियों और जनता के बीच काफी दूरी होती है। जनता डरती रहती है अधिकारी से बात करने के लिए। अधिकारी जो होते हैं वह फील्ड में नहीं जाते हैं। जो ब्लॉक के अधिकारी होते हैं, जिला के अधिकारी होते हैं, वह फील्ड में नहीं जाते हैं, फील्ड में दौरा नहीं करते हैं। जबकि उनको चाहिए क्या कि फील्ड में दौरा करें, लोगों की समस्याओं से अवगत कराएं और जो भी उसके लिए, उस समस्या के लिए जो भी जिम्मेदार है, चाहे ग्राम सचिव जिम्मेदार है, चाहे प्रधान जिम्मेदार है, चाहे बीडीओ जिम्मेदार है, चाहे सीडीओ जिम्मेदार है, उसके विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करें। जब तक प्रशासन या प्रशासकीय अधिकारी जनता के से संवाद स्थापित नहीं करेंगे, तब तक जनता की समस्याओं का पता नहीं चलेगा और इस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा। इसके अलावा कुछ अन्य सुझाव भी दिए जा सकते हैं, कुछ अन्य सुझाव भी दिए जा सकते हैं, जैसे कि सरकार को ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना चाहिए। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि हर कार्य को साइट पे लोड किया जाना चाहिए। हर कार्य को इंटरनेट पर डालना चाहिए, साइट पे डालना चाहिए, समय सीमा उसकी निर्धारित की जानी चाहिए। जैसा कि हो ऐसा प्रयास शुरू किया जा चुका है कि मुख्यमंत्री पोर्टल पे हम जाते हैं, शिकायत हम दर्ज कराते हैं, या विभिन्न विभागों के लिए साइट बनी हुई हैं, आप अपनी शिकायत वहाँ पे दर्ज कराएं और वह जो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल अधिकारी या कर्मचारी है वो उसके टेबल पर जाता है, वहाँ से फिर वह फॉरवर्डिंग होता है। तो ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना चाहिए, त्वरित कार्रवाई किया जाना चाहिए, चाहे वह न्यायिक क्षेत्र में हो चाहे प्रशासकीय क्षेत्र में हो। न्यायिक क्षेत्र में जो मुकदमे होते हैं, भ्रष्टाचार संबंधी जो मुकदमे होते हैं, उन मुकदमों का भी निपटारा जल्द किया जाना चाहिए। जो ईमानदार कर्मचारी होते हैं, जो ईमानदार अधिकारी होते हैं, उनके ईमानदारी के लिए, उनके कर्तव्य निष्ठता के लिए, उनके सेवा भाव के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो सूचना के अधिकार, जो 2005 में एक कानून बना, सूचना का अधिकार, ये कानून बना, इसके संबंध में जन जागरूकता फैलानी चाहिए। लोगों को बताना चाहिए कि लोग किसी भी अधिकारी से सूचना मांग सकते हैं, चाहे वह नियुक्ति के संबंध में, चाहे कार्यों के संबंध में सूचना मांग सकते हैं। और सभी कार्यों को सरकार को चाहिए या प्रशासन को चाहिए कि जितने भी कार्य किए जाएं सबको सार्वजनिक कर दिया जाना चाहिए, यानी कि जो डाटा हो वह अधिक से अधिक जो डाटा हो वह कम से कम गोपनीय हो, अधिक से अधिक सार्वजनिक हो। जब सार्वजनिक होगा तब जनता जानेगी, तब लोग जानेंगे कि प्रशासन के द्वारा कार्य क्या किया जा रहा है, सरकार के द्वारा योजनाएं कौन कौन सी आ रही हैं, सरकार के द्वारा धन कितना आ रहा है, कौन सा धन किस मद में खर्च किया जा रहा है, कितने धन का उपयोग हो चुका है, कितना धन बचा है। इन सब का डाटा सार्वजनिक किया जाना चाहिए, लेकिन ये सार्वजनिक नहीं होता है। हम देखते हैं कि गांव में या ब्लॉक स्तर पे या जिला स्तर पे इतने पैसे आते हैं, इतने धन आता है सरकार के द्वारा, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि कौन सी योजनाएं हैं, वह धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए या कहाँ खर्च किया जा रहा है, पब्लिक को ये जानकारी नहीं हो पाती है। तो ऐसे में ये विभिन्न सुझाव हैं कि भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है। इस वीडियो में मैंने आपको भ्रष्टाचार का अर्थ, परिभाषा और भ्रष्टाचार का कारण, भ्रष्टाचार के दुष्प्रभाव और भ्रष्टाचार को दूर करने के उपायों से या सुझावों से अवगत कराया। अगले वीडियो में मैं भ्रष्टाचार संबंधी विभिन्न समितियों या एजेंसियों के बारे में बताऊंगा। चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इस पार्ट को भी 2 भागों में विभाजित कर दिया है।
पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि भ्रष्टाचार के संबंध में सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, कौन कौन सी समितियां बनी हैं, या कौन कौन से अभिकरण हैं, कौन कौन सी एजेंसियां हैं जो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाते हैं। तो मेरा वीडियो आप लोग देखते रहिए। मेरा चैनल आपको अच्छा लगे या मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।